Sure, just give me 1 minute. I'm just coming. Okay, sir. Screen visible है Shreya? Yes, sir. चलिए, तो कल हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लिया था, राइट? आई टोल्ड यू दीज आर द 3 बेसिक फॉर्मूलाज, राइट? ये हमने कब यूज करना है? जब रेपिटेशन अलाउड है एंड वी आर चूजिंग r थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, तो दैट इज n रेज़ टू पावर r. देन वी टॉक्ड अबाउट अगर रेपिटेशंस नहीं अलाउड और परमुटेशंस चूज करनी है, यानी you need to choose r things out of, we need to arrange basically r items out of n items, then we need to use this formula, and this formula is for combinations when repetition is not allowed. ठीक है? Then we talked about indistinguishable things, right? तो then we said कि अगर आपके पास, जैसे ये वाला केस हमने देखा था कि अगर आपके पास इस तरह का कोई वर्ड है एंड आपने उसको अरेंज करना है डिफरेंट सेट्स में, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट से npr by, you will just see these are indistinguishable 3 factorial, and then these 2 b's are indistinguishable, that is 2 factorial. ठीक है? तो जितने भी सेम वर्ड्स है, इनडिस्टिंग्विशेबल वर्ड्स होंगे, उससे उसके फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देंगे. ठीक है? Okay, and then ओके, चलिए, ठीक है. तो जब प्रॉब्लम्स आएंगी, मेन सबसे पहले आपको क्या रिकग्नाइज करना होगा कि प्रॉब्लम आपकी परमुटेशन की है या कॉम्बिनेशन की. The first thing is recognizing the problem type, that is either it will be permutation or combination. Then using the formula or models to count the possibilities. ठीक है? तो permutation है या combination है, ये हमें सबसे पहले जज करना होता है प्रॉब्लम देख के. Now, for this, you need to check any 2 typical arrangements with the same combination. If the 2 arrangements are counted on the ones, it is combination problem. Otherwise, it is permutation. For example, now if we have, say you are asked for a log code, then 3 to 1, 3 to 1, and 1 to 3 could be 2 possibilities, and the 2 numbers are formed from the same combination. So log codes must be
परमुटेशन, राइट? कि अगर सेट फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये आपको एक सेट दिया हुआ है, ऑब्वियसली नो कि यार ये एक सेट आपने सपोज 1 से लेके 9 तक आपके पास नंबर्स थे, तो उसमें से आपको बोला गया 3 का सेट बना लो, तो ये आपका कॉम्बिनेशन है बेसिकली, ये एक कॉम्बिनेशन है। 9 में से 3 नंबर्स चूज करना, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। बट अगर मैं कहूं कि यार 1 2 3 2 3 1 या 1 3 2, इनमें जो डिफरेंस है ये बेसिकली आपके इस सेट के, इस कॉम्बिनेशन के फर्दर क्या है, परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन है। ठीक है जी। तो अगर वो ऑब्वियसली अगर आपसे लॉक कोड पूछ रहा है, लॉक कोड पूछ रहा है, तो 3 2 1 एंड 1 2 3 अलग अलग होंगे, राइट? अगर इनको अलग अलग कंसिडर किया जा रहा है मतलब आप परम्यूटेशंस काउंट कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि कॉम्बिनेशन जब मेरे को लिखने हैं यार 1 से 9 में से कोई 3 नंबर चूज कर लो, तो अगर मैं आपको कहता हूँ यार मैंने 1 2 3 चूज किए, एक दूसरा बंदा उठता है और कहता है यार मैंने ना 2 3 1 चूज कर लिए, तो ऑब्वियसली हम दोनों ने सेम नंबर चूज किए, राइट? तो कॉम्बिनेशन में ये सेट सेम ही है, बट जब आप परमुटेशन देखोगे तो ये सेट अलग अलग हो जाएगा, राइट? ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई. Now for another example, suppose you have five balls numbering 1 through 5. If you are asked to select 3 out of 5 balls and you are only interested in the number of balls, not the order in which they are taken, then you are just doing the combination problem, right? जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 1 to 9 में से बस आपको 3 नंबर उठाने हैं, ठीक है? उनकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती, तो आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो। वैसे ही आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 बॉल्स हैं और सारी इक्वल हैं, ठीक है? एक ही कलर है, एक ही साइज है, ठीक है, एक ही डायमीटर है, तो फर्क नहीं पड़ता कौन सी बॉल उठा रहे हैं। चूजिंग 3 बॉल्स आउट ऑफ दिस इज अ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम, राइट? बट अगर मैं इनको बोलता कि यार ये सपोज आपकी पूल टेबल की बॉल है, से नंबरिंग है 1 2 3 4 5, एंड देन आपको सीक्वेंस बनाना है, इसमें से कोई 3 बॉल्स उठानी है, पहले 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, देन यू आर टॉकिंग अबाउट परमुटेशन। अगर सीक्वेंस अरेंजमेंट मैटर करने लगे तो परमुटेशन, अगर सिर्फ सेट मैटर करता है तो कॉम्बिनेशन, ठीक है? ओके देन देखो यहाँ पे बताया हुआ थोड़ा सा ये पार्ट देखो, वर्ड्स लाइक अरेंज डिफाइन स्लॉट्स फॉर द अरेंजमेंट, वी विल एक्सप्लेन दिस लेटर, ठीक है? तो जहां पे भी अरेंज या स्लॉट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे, स्लॉट्स फॉर अरेंजमेंट, देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट परमुटेशन, ठीक है? अरेंजमेंट्स रेफर टू परमुटेशन एंड सिलेक्शंस रेफर टू कॉम्बिनेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है? दीज वर्ड्स ऑफन फ्लैग द प्रॉब्लम टाइप, ठीक है? अब other words indicating permutation are altercation, shift, transformation and transmutation, all of which connote ordering, right? For example, in how many ways can the letter of the word xyz be transformed, right? लेटर्स वही रहेंगे, कितनी तरह इसको अरेंज किया जा सकता है या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, या ऑल्टर किया जा सकता है, ये सारा क्या है, परमुटेशन है। कॉम्बिनेशन में एग्रीगेशन, अलायंस, एसोसिएशन, कोएलिशन, कॉम्पोजिशन, कॉन्फेडरेशन, गैंग, लीग, राइट, यूनिक, टीम, ठीक है? इस तरह के वर्ड्स कि आपको बस क्या करना है, एक ग्रुप में से एक छोटा ग्रुप सिलेक्ट करना है, एक सब ग्रुप सिलेक्ट करना है, ठीक है? दैट इज कॉम्बिनेशन। अब इस सब ग्रुप को अगर आप अरेंज करने लगो तो आप फिर क्या बोलोगे, इसके अलग अलग परमुटेशंस बनेंगे, वही लोग बट अलग अलग सीक्वेंस में हम उनको अरेंज करेंगे, ठीक है? देन यू आर टॉकिंग अबाउट परमुटेशन। ओके, चलिए थोड़े से प्रॉब्लम्स देख लेते हैं यहाँ पे। You have your pen and paper with you? Sure. Let me start with some simple problems. चलिए पहला क्वेश्चन देखो, there are 3 doors
Shreya, you there? दिख रहा है प्रेजेंटेशन? यस सर। कब से लीव करके थे? अभी किया था या हो गया टाइम? सर अभी 2-3 मिनट पहले। हो गए 2-3 मिनट, ओके। चलो, बेसिकली आई हैव जस्ट डिस्कस्ड, है ना, 2-3 चीजें डिस्कस की हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो बस वही यार, बेसिक आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पहले ये जज कर लेना है कि प्रॉब्लम परमुटेशन की है कॉम्बिनेशन की है, ठीक है। तो जब भी चीजों को अरेंज करने की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे कि हम परमुटेशन लगा रहे हैं। जब लोग चीजों को सिलेक्ट करने की बात आएगी, एक टीम क्रिएट करनी है, ठीक है, सपोज 20 लोग हैं, 11 लोगों की टीम क्रिएट करनी है, तो कॉम्बिनेशन। अब वो 11 में से अगर आपको ऑर्डर सेट करना है, पहले कौन खेलेगा बाद में कौन खेलेगा, देन इट इज परमुटेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, यू विल अंडरस्टैंड विद क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यू हैव योर पेन ऑन पेपर विद यू? यस सर। ओके, तो मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आई टेल यू टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस। सी, देयर आर 3 डोर्स टू अ लेक्चर रूम। इन हाउ मेनी वेज कैन अ lecturer एंटर एंड लीव द रूम? तो पहले तो बस ये बता दो कि यार ये परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है, प्रॉब्लम किसका है? हम्म, हाँ जी श्रेया। हेलो, यू देयर श्रेया? यस सर। दिख रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। तो बताओ। परमुटेशन या कॉम्बिनेशन, पहले ये बताओ। 3 डोर्स हैं, से ए बी एंड सी। पहला पॉइंट क्या देखना है हमने, परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है? नौसी, यही तो हमने अरेंज करना है ना। देखो, हमें सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10 डोर दे रखे थे और फिर हमें उसमें से 3 डोर्स चूज करने थे जिसमें से टीचर्स एंटर करेंगे या लीव करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी 3 डोर्स दे रखे हैं। हमें सिर्फ कहा गया है कि इनको अरेंज कर दो, कितने वेज हो सकते हैं एक टीचर के एंटर करने के और लीव करने के, ठीक है। सपोज 3 डोर्स हैं, दिस इज द क्लासरूम, राइट। 3 डोर्स हैं, दिस इज द क्लासरूम, ठीक है। सो दिस इज डोर ए, दिस इज डोर बी एंड दिस इज डोर सी, राइट। तो टीचर यहां से एंटर कर सकता है, यहीं से लीव कर सकता है ना, यहां से एंटर कर सकता है, लीव भी कर सकता है, यहां से एंटर कर सकता है, लीव भी कर सकता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ उसके अरेंजमेंट्स या वेज बताने हैं। तो पहली चीज तो क्लियर होगी कि परमुटेशन की प्रॉब्लम है, कि पहले ए या बाद में, पहले ए फिर बी फिर सी, या पहले बी फिर सी, है ना। हमें दो दो के स्लॉट्स बनाने हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम परमुटेशन की है, ये चीज क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट, हमें फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा कि जिससे हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड।
ओके चलिए ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना पड़ेगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि रेपिटेशन है क्या, रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। दूसरा पॉइंट, इनडिस्टिंग्विशेबल आइटम्स हैं या नहीं। तो पहली चीज, क्या कोई टीचर डोर ए से एंटर करके डोर ए से ही बाहर जा सकता है? यार बिल्कुल जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगाई हुई कि जिस डोर से एंटर किया वहां से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो रेपिटेशन तो अलाउड है, यानी मैं इन तीनों में से एक कॉम्बिनेशन ए का भी बना सकता हूं। आपको कॉम्बिनेशंस बनाने कैसे हैं, एंटरिंग एंड लीविंग, ये आपको बेसिकली कॉम्बिनेशंस बताने हैं। हाउ मेनी वेज कैन अ टीचर एंटर एंड लीव द रूम। ठीक है, तो ए से एंटर किया, ए से लीव कर गया, बी से एंटर किया, बी से लीव कर गया, सी से एंटर किया, सी से लीव कर गया, ए से एंटर किया, बी से लीव किया। ठीक है, देन बी से एंटर किया, ए से लीव किया, राइट। देन ए से एंटर किया, सी से लीव किया, सी से एंटर किया, ए से लीव किया, देन बी से एंटर किया, सी से एंटर किया, बी से, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपके पास कुछ पॉसिबिलिटीज बनेंगी जिसमें ऑब्वियसली रेपिटेशन भी अलाउड है। ये तो मैंने आपको बना दिया ना, इतना टाइम थोड़ी होगा वहां पे, इतना हम डायरेक्ट फॉर्मूला से देखेंगे। रेपिटेशन अलाउड है। क्या इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स हैं कोई? इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब क्या डोर ए एंड डोर बी में मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली यार, आपको दिख रहा होगा ना कि अगर आप एक क्लासरूम में हो तो मैं कहूँ कि यार क्लासरूम के अंदर दो डोर्स हैं, राइट, तो ऑब्वियसली वो अलग अलग दिख रहे होंगे आपको, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है वो। ठीक है, उनमें डिस्टिंग्विशेबल डोर्स होंगे, यानी उनमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ए बी और सी तीनों अलग अलग डोर्स। ठीक है, तो इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, रेपिटेशन अलाउड है। परमुटेशन की प्रॉब्लम रेपिटेशन के साथ सॉल्व करनी है। फॉर्मूला कौन सा याद आना चाहिए? फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए ये वाला। ठीक है, तो n रेज टू पावर r यहाँ पे अप्लाई करेंगे, n रेज टू पावर r। n क्या है जहां पे यार, बेस सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज 3, एंड r क्या है, जितने आपके इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स यानी वो बनाने हैं आपने। ठीक है, तो दिस बिकम्स योर 9। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 9। एंड जब जब हमने काउंट भी किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 मैंने आपको काउंट करके भी दिखा दिए थे पॉसिबिलिटीज। बेसिकली ये पॉसिबिलिटीज आपसे पूछी जा रही थी। हमें इतना लंबा चौड़ा ये सारा हमें नहीं करना, हमें बस ये पता लग गया परमुटेशन की प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ वेज पूछा हुआ था, और रेपिटेशन अलाउड है क्योंकि किसी भी डोर से मैं एंटर करके लीव भी कर सकता हूँ। तो मेरे को डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद आना चाहिए था, एंड क्वेश्चन ये मैक्सिमम 10 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए था। समझ आया श्रेया? यस सर। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, दिख रहा है आपको? यस सर। थोड़ा जूम कर दो। चलो there are 3 doors to a lecture room. In how many ways can a lecturer enter the room from one door and leave from the another door? जल्दी से आंसर बताओ। ये तो सीधा आंसर दिख जाना चाहिए अब आपको। बताओ आंसर। हाँ जी श्रेया। सर 6।
हाँ जी, क्या आंसर है? 6। Yes, sir. ठीक है ना, क्योंकि आपकी 9 में से 3 पॉसिबिलिटीज खत्म होगी। कौन सी? रेपिटेशन। आपको पता है कि जिस डोर से एंटर करेंगे उससे लीव नहीं कर सकते, तो 3 पॉसिबिलिटीज खत्म। कौन सी? ए, बी बी एंड सी सी। एंड ऑब्वियसली हमें अगर पॉसिबिलिटीज काउंट नहीं कर रखी और ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें एन टी आर लगाना है, जहां पे एन कितना है, दैट इज 3p2। दिस बिकम्स 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, राइट? तो दिस बिकम्स 3 फैक्टोरियल ओनली एंड दिस बिकम्स 6। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। यहाँ पे रेपिटेशन का फॉर्मूला, यहाँ पे सिंपल परमुटेशन का फॉर्मूला। थर्ड में देखो, थर्ड क्वेश्चन में, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैन अ 3 डिजिट सेफ कोड हैव? 3 डिजिट्स हैं एंड आपको क्या करना है, 3 डिजिट सेफ कोड का कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बताना है। बताओ क्या आंसर आएगा? अच्छा, सॉल्व नहीं कर रहा ना ऑप्शन में। अच्छा, ऑप्शन में सीधा फॉर्मूला ही दे रहा है। ठीक है, अच्छा पहले तो बताओ इसमें, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार। ये बेसिकली बोल रहा है कॉम्बिनेशंस, बट क्या ये एक कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है या परमुटेशन प्रॉब्लम है? कॉम्बिनेशन, ये इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहा है कॉम्बिनेशंस, ये हमारा मैथ वाला कॉम्बिनेशन नहीं है। हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, यार कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एक 3 डिजिट सेफ कोड के? एक लॉक है आपके पास, लॉक के ऊपर 3 डिजिट्स आपने सेट करने, राइट? ठीक है जी। तो मेरे को बताओ कि लॉक के ऊपर अगर मैं 433 सेट कर दूं या 334 सेट करूं, तो ये सेम है या अलग अलग है? Sir, नहीं समझा. देखो मैं क्या कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 डिजिट लॉक है, आपने देखा होगा नंबर लॉक, राइट? अब नंबर लॉक पे अगर मैंने आपको कोड बताया, यार उसको ना जाके लॉक को खोल लेना, उसका कोड है 433। ठीक है, तो अगर आप उस पे जाके आपने देखा कि यार एक 4 है, एक 3 है, एक 3 है, तो क्या इसको मैं रीअरेंज करके अगर मैं 334 पुट करूं तो लॉक खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा ना। ठीक है, क्योंकि इसकी सीक्वेंस मैटर करती है कि यार पहले आप 4 पुट करो, ठीक है, पहले आप 4 पुट करो, फिर आप 3 पुट करो, फिर आप 3 पुट करो, तभी वो लॉक खुलेगा। अगर मैं 334 पुट करूं या 343 पुट कर दूं, राइट, या 434 पुट कर दूं, सॉरी, यहाँ ठीक है, यही कॉम्बिनेशन में। तो अगर मैं ये दोनों पुट करता हूं तो लॉक नहीं खुलेगा, ये पुट करता हूं तो लॉक खुल जाएगा। अब देखना डिफरेंस में किसमें बता रहा हूं मैं, बेसिकली ये डिफरेंशिएट कर रहा हूं कि अब हमारी प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन की है या परमुटेशन की है। हमारे पास 3 डिजिट थे यार, से एक्स वाई एंड जेड, ठीक है जी। अगर तो प्रॉब्लम होती कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम होती, तो मेरे को बस ये पता करना था कि यार सेट के अंदर डिजिट्स कितने हैं, दैट इज 3, एक्स वाई एंड जेड। ये कैसे अरेंज होते हैं मेरे को मैटर नहीं करता, ठीक है। तो प्रॉब्लम होती कॉम्बिनेशन की, मैं 9C3 निकाल लेता, ठीक है, 9C3 निकाल लेता, ठीक है। अब ये 9 कहां से आया पहले, यार किसी भी 3 डिजिट या इनफैक्ट 4 डिजिट किसी भी लॉक पे आप जाते हो, सेफ कोड पे आप जाते हो, तो यू नो कि एक नंबर सेट करने के लिए यहाँ पे जब आप इसको घुमाते हो तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक नंबर्स आते हैं, यहाँ पे भी 0 से लेके 9 तक आते हैं, यहाँ पे भी 0 से लेके 9 तक नंबर्स आते हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इसमें से चूज करना होता है, ठीक है। फॉर एनी सेफ कोड द नंबर्स विल बी लाइक दिस, the numbers will be from 0 to vary from 0 to 9। ठीक है, इसमें से कोई भी 3
नंबर्स चूज करके आप अपने लॉग पे सेट करोगे। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली इसमें इसमें से कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। ठीक है, सॉरी, ओके ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं आएगा, ये मैंने गलत ले लिया, 9 नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग। हमारे पास 0 to 9 है तो 10 डिजिट है बेसिकली, यहीं से क्वेश्चन पता लग जाता है। ठीक है, देखो लेट मी स्टार्ट अगेन विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक 3 डिजिट सेफ कोड है, 3 डिजिट लॉक है, सपोज इसको मान लो ये आपका 3 डिजिट लॉक है, राइट। किसी भी 3 डिजिट लॉक के अंदर नंबर्स पुट करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे यार, ऑब्वियसली 0 to 9 रहेंगे। तो ये कितने नंबर्स हैं आपके पास, 10 नंबर हैं यार, क्लियर हुआ, 10 नंबर हैं। अब यहां पे पुट करने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, मैं फर्स्ट पोजीशन पे कितने ऑप्शंस पुट कर सकता हूं यार, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, टिल 9 कोई भी नंबर आ सकता है, तो 10 ऑप्शंस है मेरे पास यहाँ पे पुट करने के लिए, मेरे पास 10 ऑप्शंस है। फिर यहां पे पुट करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं यार, ऑब्वियसली किसी नंबर को मैं 0 0 0 या 1 1 1 भी तो पुट कर सकता हूँ, 2 2 2 भी पुट कर सकता हूँ, राइट। तो रेपिटेशन इस प्रॉब्लम में हमेशा क्या रहेगी, सेफ कोड वाले में अलाउड रहेगी, यानी इसमें भी मेरे पास पुट करने के लिए 10 ऑप्शन है। फिर यहाँ पे पुट करने के लिए भी कितने ऑप्शन, 10 ऑप्शन, राइट। तो ये बेसिकली एक परमुटेशन प्रॉब्लम है, परम्यूटेशन प्रॉब्लम विद रेपिटेशन, with repetition and no indistinguishable items। obviously 0 1 से लेके 9 तक सारे डिफरेंट नंबर्स हैं, कोई भी इंडिस्टिंग्विशेबल आइटम नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं। तो परम्यूटेशन रेपिटेशन के साथ क्वेश्चन है। परम्यूटेशन क्यों, क्योंकि हमें मैटर करता है कि यार 1 1 2 और 2 1 1 ये हमारे लिए अलग अलग सेट्स हैं, ये हमारे लिए अलग अलग सेफ कोड्स हैं, ये सेम सेफ कोड्स नहीं है, राइट। तो अगर ये सेम माने जाते, मतलब अगर मेरे को कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम होता तो मैं सिर्फ ये पूछता कि यार बताओ कोई कौन से 3 नंबर मिला के आप अपना सेफ कोड रखने वाले हो, तो इनमें से मैं कोई भी 3 उठा लेता, जैसे 1 2 3 उठा लिया, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता। बट परमुटेशन में क्या है, 1 2 3 अलग है, 3 2 1 अलग है, 1 3 2 अलग है, 3 1 2 अलग है, राइट, 2 3 1 अलग है। तो ये सारे और भी बनेंगे, सारे अलग अलग हैं, राइट। तो क्योंकि आपने सेफ कोड सिलेक्ट करना है तो ये सारे अलग अलग सेफ कोड्स बनेंगे, तो हमारे पास परमुटेशन का प्रॉब्लम है। और क्योंकि मैं रेपिटेशन भी कर सकता हूं तो मेरे पास रेपिटेशन परमुटेशन का प्रॉब्लम है। तो 10 n कितना है, 10 चूज कितने करने हैं, 3 नंबर, तो 10 to the power 3 दैट इज 1000 इज द आंसर, और 10 to the power 3 डायरेक्टली दिया हुआ। थोड़ा सा समझ आ रहा है श्रेया, शुरू हो रहा है थोड़ा थोड़ा समझ आना, या बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, समझ आ रहा है सर। आ रहा है। चलो टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार, इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर जीआरई, अब कोई भी क्वांट का पेपर लिखते हो, कोई स्टेट बैंक का अपने स्टेट की बैंक का पेपर लिखते हो, एसएससी का पेपर लिखते हो, कोई भी ऐसा पेपर जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना है, उसमें ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, काउंटिंग बेसिकली बोल देते हैं इसको। चलो अभी फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, पहले बस इतना आइडेंटिफाई करो परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है। गुडविन हैज 3 डिफरेंट कलर्ड पैंट्स एंड 2 डिफरेंट कलर्ड शर्ट्स, इन how many ways can he choose a pair of pants and a shirt? बताओ। आई थिंक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, चलो सॉल्व करो फिर आंसर बताओ।
वैसे तो देखो अगर नंबर इतने छोटे हो ना 3 2, तो हमें फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली अपना जो हमने इनिशियली मॉडल देखा था, याद है आपको, ये बड़ा सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको रेस्टोरेंट में करवाया था, रेस्टोरेंट की फॉर्म में, कि 3 नॉनवेज डिशेज हैं, है ना, और 2 डेजर्ट है, रिमेंबर दैट। और आपने अपना एक मील सिलेक्ट करना है जिसमें एक नॉनवेज डिश और एक डेजर्ट सिलेक्ट करना है आपने। तो इट्स वेरी सिमिलर, 3 डिफरेंट कलर्ड पैंट्स हैं, तो इसमें से एक सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो ये सपोज पैंट एंड ये हमारी शर्ट, ये हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। पैंट की कितनी ऑप्शंस, पैंट की कितनी ऑप्शंस यार 3, ठीक है जी। शर्ट की कितनी ऑप्शंस यार 2, ठीक है। और ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, एंड है बीच में, एंड है तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, और नहीं है, ऐसा नहीं है तो यहां मैं 6 पैंट पहन लूं यहां मैं शर्ट पहन लूं। हाँ जी, 6 सर आंसर। हाँ हाँ ऑब्वियसली वो तो है ही, ठीक है। देखो नंबर्स बहुत छोटे हैं तो इजीली हमें दिख रहा है, ठीक है। यही नंबर अगर हमारे पास 39 होता और उसमें से वो बोलता कि बताओ 4 पैंट सिलेक्ट करके, सपोज वो घूमने जा रहा है कहीं, तो उसके पास सपोज 12 पैंट्स हैं, उसमें से 4 लेके जानी है, और उसके पास सपोज 8 शर्ट्स हैं, उसमें से 4 लेके जानी है, ठीक है। तो फिर आपको फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको फॉर्मूला से बताऊं, फॉर्मूला से कैसे करते हैं, आपको पता लग गया, आपने बस चूज करना है। तो दैट इज, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3C1 बाय 2C1, ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली। 3 में से कोई एक शर्ट चूज करनी है, एक पैंट चूज करनी है, 2 में से कोई एक शर्ट चूज करनी है, तो कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल, अच्छा यहाँ पे आर भी आएगा ना, 1 फैक्टोरियल, फॉर्मूला याद है ना, एन सी आर इज बेसिकली एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3C1 पे मैंने लगा दिया तो ये बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला पार्ट, एंड 2C1 पे लगा दिया तो ये बन गया 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 3 फैक्टोरियल इज 6, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल करोगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू, दिस विल बिकम इक्वल टू 3 इंटू 2 एंड दिस विल बिकम 6, ठीक है। एक्चुअल में मतलब फॉर्मूला वाइज ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना था, समझ गए, कि अगर कल को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे मैं बोल दूं 13 शर्ट्स हैं, 13 पैंट्स हैं, उसने सपोज 4 पैंट सिलेक्ट करनी है, और 12 शर्ट्स हैं, उसने सपोज 4 शर्ट सिलेक्ट करनी है, तो आपका प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, 13C4 बाय 12C4, फिर आप ये वाले फॉर्मूलाज यूज करके इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यस सर। चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, इन हाउ मेनी वेज कैन 2 डोज बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 डोज, चलो छोड़ दो, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। 2 डोज बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 डोज, 3C2 लगाना है, ठीक है। तो आंसर इसका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 3C2 का, दैट इज 3 आ जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, बी पार्ट, नथिंग मोर, 3C2 है ना। तो दैट इज 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो दिस इज 3 आंसर, क्लियर, चलिए। चलो ये मैं 6 स्किप कर रहा हूँ, रूम बी एंटर्ड एग्जिटेड, फिर से सेम चीज आ गई, छोड़ दो। ओके
8th क्वेश्चन एक बार ट्राई करो यार, दिख रहा है 8th क्वेश्चन? हाँ जी श्रेया, दिख रहा है 8th क्वेश्चन? हेलो, हेलो, Yes, sir. हाँ जी, दिख रहा है 8th क्वेश्चन? So no. नहीं हाँ दिख सर रहा? दिख रहा है. हाँ चलो ट्राई करो एक बार 8th क्वेश्चन. There are 5 doors to a lecture room. 2 are red and others are green. In how many ways can a lecturer enter the room and leave the room from different colored doors? 2 are red and 3 are green. हाँ जी, लग रहा है कुछ आइडिया? Any idea, Shreya? चलो लेट मी सी दिस. ठीक है, तो यहाँ पे 5 डोर है, तो केसेस समझ लेते हैं यार. पहला केस क्या हो सकता है? देखो, एंट्री एंड लीव. तो 2 सिचुएशंस बना सकते हैं, 2 सिचुएशंस कि पहली बार सपोज मैं रेड से एंटर करता हूं एंड ग्रीन से लीव करते हैं. रेड से एंटर करते हैं, ग्रीन से लीव करते हैं. तो रेड से एंटर करने की कितनी पॉसिबिलिटीज? 2. एंड ग्रीन से लीव करने की कितनी पॉसिबिलिटीज? 3. कितना आंसर आ गया? 6. बट ये तो एक पॉसिबिलिटी है ना. ऐसे ही अगर मैं ग्रीन से एंटर करता हूं एंड रेड से लीव करता हूं, तो ग्रीन से एंटर करने की कितनी पॉसिबिलिटी? 3. एंड रेड से लीव करने की कितनी पॉसिबिलिटी? 2. इससे आंसर कितना आ गया? 6. या तो मैं ये वाला रूट फॉलो करूंगा या फिर मैं ये वाला रूट फॉलो करूंगा. बीच में क्या आ जाएगा? और आंसर क्या आ गया? 12. समझ आया श्रेया? Yes, sir. लेट मी रिपीट इट वंस. बेसिकली हमें बोला गया था कि यार एक रूम के अंदर 2 रेड डोर हैं और 3 ग्रीन डोर्स हैं. कितने वेज हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर? हाउ मेनी वेज कैन अ लेक्चरर enter the room and leave the room from different colored doors? different colored doors यानी अगर रेड से एंटर किया तो ग्रीन से लीव करेगा, ग्रीन से एंटर किया तो लीव रेड से करेगा. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या आएगा? और
या तो वो रेड से एंटर करेगा या फिर वो एंट्री जो है या तो रेड से होगी या फिर ग्रीन से होगी। और अगर रेड से एंट्री हुई तो ग्रीन से लीव करना है, अगर ग्रीन से एंट्री हुई तो रेड से लीव करना है। तो बीच में और आएगा, ऑब्वियसली वो रेड और ग्रीन दोनों से एंटर नहीं कर सकता, यहाँ वो रेड से एंटर करेगा या वो ग्रीन से एंटर करेगा। ठीक है जी, तो हमारे पास दो कंडीशंस बन गई, रेड से एंटर किया ग्रीन से लीव किया, ये दिस इज एंड रेड से एंट्री एंड ग्रीन से लीव, ये वाला केस, ग्रीन से एंट्री एंड रेड से लीव, ये वाला केस। दोनों में कितनी पॉसिबिलिटीज, 6 पॉसिबिलिटीज, ऐड करके कितनी हो जाएंगी, 12 पॉसिबिलिटीज। आंसर विल बी 12। समझ आ रहा है श्रेया? Yes, sir. ये 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन। A basketball team has 11 players on its roster. Only 5 players can be on the court at one moment. How many different groups of 5 players can the team put on the floor? थोड़ा सा सोचो और बताओ, प्रॉब्लम परमुटेशन की है या कॉम्बिनेशन की है? हाँ जी, हाँ जी श्रेया, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन, इतना बता दो बस, फिर तो सामने दिख ही रहा है आंसर। Sir, I think combination. कॉम्बिनेशन, गुड यार। आपको सिर्फ 11 लोगों में से 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, आपको ये नहीं बताना वो 5 लोग अरेंज कैसे हो रहे हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेके से 11 तक हमारे पास नंबरिंग कर देते हैं हम लोगों की। तो आपने क्या करना है, आपने 5 लोग सिलेक्ट करने हैं। तो आप हो सकता है 1 2 3 4 5 सिलेक्ट कर लो, हो सकता है आप 1 3 4 5 6 सिलेक्ट कर लो, हो सकता है आप 1 4 5 6 7 सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो बस ये होना चाहिए कि एक सेट में नंबर्स अलग अलग होने चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका सेट रिपीट हो जाएगा। ठीक है, रेपिटेशन नहीं हो सकती, तो ये सेट और ये सेट अलग अलग है। बट अगर मैं आपको कहूं कि यार मैंने बंदे सिलेक्ट किए 1 3 2 5 4, तो आप मेरे को बोलोगे कि यार वही बंदे हैं ना, जो बंदे यहाँ पे थे वही बंदे यहाँ पे हैं। अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग सिलेक्ट किया जाता तो परमुटेशन होता। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ 5 लोगों की टीम बना के देनी है आउट ऑफ 11। तो वो 5 लोगों की टीम ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। वो पूछ रहा है ऐसी कितनी टीम्स हो सकती है, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। ठीक है, कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। तो आंसर क्या आ जाएगा, 11C5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, तभी ये इजी के अंदर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। दिस विल जस्ट डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चलो 11th क्वेश्चन बता दो। अगेन अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। कोई भी आपको वर्ड देके पूछा जा सकता है कि इसको कितने अलग अलग फॉर्म्स में रीअरेंज कर सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड ऑरेंज यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, यानी रेपिटेशन अलाउड नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्ड्स इसमें टोटल हैं, हमें 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, तो सारे यूज नहीं करने। ठीक है जी, तो पहली चीज तो 6 में से 5 चूज करने हैं, ओके, बट उन 5 को आपका अरेंजमेंट भी मैटर करता है, वो 5 कैसे अरेंज होंगे वो भी मैटर करता है। तो ये प्रॉब्लम किसका है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ परमुटेशन, बेसिकली दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ परमुटेशन। क्योंकि आपका ऑर्डर मैटर करेगा, कि अगर मैं कहूं इसमें से सपोज मैंने एक वर्ड बनाया OR, सपोज GAN, ऑर्गन,
एंड दूसरा वर्ड बनाया और नैग, तो ऑब्वियसली ये वर्ड और ये वर्ड अलग अलग हैं, ये वर्ड एक नहीं है, तो अरेंजमेंट मैटर करता है। तो क्वेश्चन किसका है? परमुटेशन का है। जब भी लेटर्स को फॉर्म करने का क्वेश्चन होगा तो वो परमुटेशन का क्वेश्चन होगा। तो हमें क्या करना है? सिक्स में से कितने सिलेक्ट करने हैं? दैट इज 5। 6 में से 5 लेटर वर्ड सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इनको काउंट कर लो, दीज आर 6, दीज आर नॉट 5, बट आपने कितने लेटर बनाना है? आपने 5 लेटर बनाना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? ई पार्ट। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, how many unequal 5-digit numbers can be formed using each digit of the number 1 1 2 3 5 only once? अब इसमें इंटरेस्टिंग वर्ड कौन सा है? अनइक्वल। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ परमुटेशन, राइट। इसमें अगेन आप अगर 1 1 5 2 3 ले लो एंड से 1 1 2 3 5 ले लो, तो ये इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल नंबर्स, राइट। तो आपको ये सारे नंबर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, और क्या बोला गया कि आपको इनमें से जो डिजिट्स हैं, हर डिजिट को ओनली वंस यूज करना है, तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। पहली चीज क्या होगी? परमुटेशन है। दूसरी चीज क्या होगी? रेपिटेशन अलाउड नहीं है। और इनडिस्टिंग्विशेबल लेटर्स कितने हैं? 2। ये 1 and 1 दो बार आ रहा है, तो इनडिस्टिंग्विशेबल आपके पास 2 नंबर्स हैं। तो फॉर्मूला यूज करोगे NPR बाय 2 फैक्टोरियल। दिस द फॉर्मूला। ये 2 फैक्टोरियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनडिस्टिंग्विशेबल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया? जिसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं होती। तो ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, देन यू हैव 5P5 सारे नंबर्स यूज कर लेने आपने बाय 2 फैक्टोरियल। दिस बिकम्स इक्वल्स टू 5 factorial by 4 factorial into 2 factorial. This becomes 5 by 2. अच्छा, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। तो आंसर क्या आएगा? जस्ट अ सेकंड। अच्छा सॉरी, 4 फैक्ट, सॉरी यार, 1 थोड़ी है। इसको मैं लिखूंगा, देखो इसको, इस पार्ट को मैं अगर एक्सपैंड करूं तो मैं लिखूंगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल ना, तो 0 फैक्टोरियल एंड साथ में 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। एंड आई थिंक आई हैव नॉट टोल्ड यू दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये आपको डायरेक्टली याद रखना होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, बस आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये 1 हो गया, दिस बिकम्स 1।
तो आपके पास आ गया 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और इसको आप क्या लिख सकते हो 5p3, ठीक है, इसको लिख सकते हो 5p3। तो ये आपका आंसर बी बन गया इसमें। तो ये चीजें आपको पता करनी जरूरी है यार, ये चीजें पता करनी जरूरी है यहाँ पे। चलो 13th क्वेश्चन दिख रहा है श्रेया, इसका आंसर बता सकते हो? विजिबल है? Yes, sir. एक बार आंसर बताओ 13th क्वेश्चन का। हाँ जी, आया नहीं अभी तक? So 60. 60, ठीक है, आई गेटिंग द आइडिया राइट। 6 नंबर है, सारे यूज करने हैं। p परमुटेशन है ऑब्वियसली, क्योंकि ये रेंज करने हैं। 6p6 बाय इंडिस्टिंग्विशेबल 1, इंडिस्टिंग्विशेबल 2, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो 6 फैक्टोरियल बाय 6 minus 6, that is 0 factorial is 1, 2 factorial, 3 factorial, right? This will go up till you can just say 6 by 5 by 4, 3 factorial by 3 factorial, this will be cancelled by 2 for 2, 30 and 60, clear है जी? चलो ओके, चलो 14th क्वेश्चन देख के फिर थोड़ा आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन एक बार रीड करो अच्छे से। This is how Edwards lotteries work. So not visible. Not visible 14th क्वेश्चन, एक मिनट वेट करो, दिखा तो बताना। दिख रहा है या नहीं? No, sir. अभी दिख रहा है श्रेया? हाँ हाँ दिख जी, रहा है sir. दिख रहा है ना? चलो एक बार रीड करो 14th क्वेश्चन अच्छे से। This is how Edwards lotteries work. First 9 different numbers are selected. Tickets will with exactly 6 of the 9 numbers randomly selected are printed such that no two tickets have the same set of numbers.
no two tickets have same set of numbers. Finally, the winning ticket is the one containing the 6 numbers drawn from the 9 randomly. There is exactly one winning ticket in the lottery system. How many tickets can the lottery system print? क्वेश्चन समझ आया? बहुत स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, बट वैसे है क्वेश्चन बहुत सिंपल, काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है. उसने क्या कहा है कि उसने 9 नंबर्स में से 6 नंबर्स प्रिंट होते हैं लॉटरी टिकट पे. द ओनली कंडीशन इज दैट द विनिंग टिकट हैज द सेम सेट ऑफ नंबर्स just a second. Yeah, finally, the winning ticket is the one containing the 6 numbers drawn from the 9 randomly. Containing the 6 numbers drawn from the 9 randomly. ठीक है, तो उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करेगी. उसने क्या कहा कि विनिंग टिकट कौन सी होगी? कंटेनिंग द 6 नंबर्स ड्रॉन फ्रॉम द 9. तो 9 में से जो भी 6 नंबर्स आप ड्रॉ करोगे, जिस टिकट में वो 6 नंबर होंगे, किस सीक्वेंस में होंगे वो नहीं मेंशन्ड है. जिसमें वो 6 नंबर होंगे दैट विल बी द विनिंग टिकट. ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसमें इंडिस्टिंग्विशेबल नंबर्स कोई भी नहीं है. 9 नंबर्स हैं, सभी डिफरेंट नंबर्स होंगे. बोला हुआ है 9 डिफरेंट नंबर्स, इंडिस्टिंग्विशेबल नंबर कोई नहीं है. 6 of the 9 numbers are selected. ठीक है, no tickets have the same set of numbers. repetition allowed नहीं है, right? but arrangement भी नहीं चाहिए. arrangement हमें numbers की नहीं चाहिए, हमें सिर्फ selection चाहिए. selection चाहिए. 6 out of 9. so this is a problem of combination. 9C6 will be your answer. कितने टिकट्स प्रिंट हो सकते हैं? 9C6. 9C6. समझ आया? ट्रिकी कहां होता है? हमें ये पता करना होता है परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है. अगर यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करती कि लॉटरी टिकट के ऊपर किस सीक्वेंस में नंबर है वो मैटर करता, तो फिर हमारी जो टिकट है वो परमुटेशन से सिलेक्ट होती है ना. यहाँ परमुटेशन बीच में आता. हमें सिर्फ टिकट्स प्रिंट करनी है डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स की. डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स हमें प्रिंट करने हैं. उनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, राइट? यानी अगर मैंने 1 से 1 2 3 4 5 एंड 6 प्रिंट कर दिया, तो मैं 1 3 4 2 5 6 प्रिंट नहीं कर सकता, बिकॉज ये दोनों हम सेम मान के चल रहे हैं. ये सेट ऑफ नंबर्स एक बार प्रिंट हो गए तो ये दोबारा प्रिंट नहीं करने. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता है. तो बेसिकली हमें, क्योंकि हमें लगता है कि यार 9 में से 6 नंबर सिलेक्ट करने, और लॉटरी टिकट्स यूजुअली क्या होता है कि उनके ऊपर जो नंबर है उनका सीक्वेंस मैटर करता है. बट इस क्वेश्चन में वो सीक्वेंस बोल रहा है मैटर नहीं करेगा. विनिंग टिकट इज द वन कंटेनिंग द 6 नंबर्स ड्रॉन फ्रॉम द 9 रैंडम. तो आपका कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम बन जाता है. ठीक है, अगेन दिस इज वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन यार. बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन. द वर्ड सक्सेस ऑलमोस्ट हर पेपर में रिपीट हो चुका होगा. Success. How many different strings of letters can be made by reordering the letters of the word success? ठीक है, now you know it's not difficult. आपको पता है कि नंबर काउंट कर लो बस 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो आपको पता लग गया कि हमें परमुटेशन लगाना है 7P7. देन डिस्टिंग्विशेबल वर्ड्स कितने हैं? सक्सेस में 2 C हैं 2 फैक्टोरियल, 2 S हैं फिर से 3 S हैं, तो ये यहाँ पे 3 फैक्टोरियल. ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? दिस बिकम्स 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. ठीक है, 7 by 6 by 5 by 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया.
और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। 7 इसको रख लो, 630 67 बाय 60, 7 6 तो 42 420 आंसर। क्लियर है जी? चलो थोड़ा सा नाउ 16th क्वेश्चन, अगेन इट इज वेरी सिमिलर, आप कर लोगे। 17 थोड़ा डिफरेंट है, देख लेते हैं। 18th फिर से अगेन यू कैन डू, इट्स वेरी सिमिलर, आप कर लोगे। 17th क्वेश्चन देखो एक बार। Fritz is taking an examination that consists of 2 parts, A and B, with the following instructions. ये restrictions हैं basically आपके। Part A contains 3 questions and a student must answer 2. ठीक है जी? Part B contains 4 questions and a student must answer 2. Part A must be completed before starting part B. In how many ways can the test be completed? क्वेश्चन समझ आया श्रेया? एक बार ट्राई करोगे, क्या पॉसिबल मेथड आप यूज कर सकते हो? कर रहे हो? Yes, sir. करो, एक बार ट्राई करो। परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है? ये बताओ पहले। श्रेया? हाँ जी, हो रहा है या नहीं? Sir, no idea. नहीं पता लग रहा, चलो लेट्स सी। चलो पहले ना मैं बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज ना ही पता होते, इनिशियली हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने किया था, जैसे में हम करते थे यार 4 प्लेसेस हैं, है ना, देन 3.2.1 कुछ इस तरह से, दैट वाज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट? वैसे सोचो, आपने आपने बेसिकली कितने क्वेश्चन करने हैं? टेकिंग एन एग्जामिनेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स A and B with the following instructions. Part A contains 3 questions. Student must answer 2. पहले A में से 2 करने हैं, B में 4 क्वेश्चन है, must answer 2.
4 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ये चीज क्लियर होगी। पहले क्वेश्चन 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है। ये पार्ट भी क्लियर है कि पहले हमें पार्ट ए कवर करना पड़ेगा, फिर हमें पार्ट बी कवर करना है। ये पार्ट क्लियर है, ठीक है जी। अब पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन कितने अवेलेबल हैं यार? 3 क्वेश्चंस में से चूज करना है, 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस करने, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं बताओ? पेपर शुरू हुआ, पार्ट ए मैंने स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन करने के लिए पार्ट ए स्टार्ट करके कंटेन्स 3 क्वेश्चंस, तो कितने ऑप्शन है मेरे पास? 3 है ना? कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 3 चॉइसेस हैं। मैंने देखा पेपर खोल के, पार्ट ए में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सबसे पहले मैं कोई भी तीन में से कोई भी एक उठा के कर सकता हूं, राइट? तो कितनी चॉइसेस होगी? 3। अब जो क्वेश्चन मैंने कर लिया वो मैं सेकंड क्वेश्चन रिपीट तो नहीं करूंगा, वही क्वेश्चन दोबारा तो नहीं कर सकते। तो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस बची अब यार? 2 है ना? एक क्वेश्चन मैंने यहां पे कर दिया, उसके बाद 2 क्वेश्चन बचे, उसमें से कोई एक यहां पे कर दूंगा, ठीक है जी। फिर पार्ट बी में आ गए। पार्ट बी में आते ही जब मैंने पार्ट बी देखा, 4 क्वेश्चन अवेलेबल थे, है ना? मेरे को 2 करने थे आउट ऑफ 4, 4 क्वेश्चन अवेलेबल थे। तो थर्ड क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस थे यार? 4। और फोर्थ क्वेश्चन करने के लिए कितने ऑप्शन थे यार? 3। क्लियर हुआ? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि आप प्लेसेस को फिल कर सकते हो। आपके पास 4 क्वेश्चन करने की डिफरेंट प्लेसेस हैं। पहली प्लेस को भरने के लिए आपके पास 3 चॉइसेस, एंड दूसरी प्लेस भरने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस, एंड तीसरी प्लेस भरने के लिए 4 चॉइसेस, एंड लास्ट प्लेस भरने के लिए 3 चॉइसेस। जब इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी 6/12 and this is 72. आंसर विल बी 72। ये चीज समझ आई आपको? बेसिक समझ आया? हाँ जी श्रेया। Yes, sir. बट ऑब्वियसली पेपर में इतना लंबा करोगे तो 1-1.5 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा। इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं। हमें क्या करना था? हमें बस ये देखना था कि यार ये परमुटेशन है। परमुटेशन क्यों है? क्योंकि कितने तरीके से आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, हाउ मेनी वेज कैन द टेस्ट बी कंप्लीटेड, ये मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए के जो 3 क्वेश्चन है उनको मैं XYZ बोल देता हूं, और पार्ट बी के जो 4 क्वेश्चन है ABCD बोल देता हूं, ठीक है जी। अब पहले मैं इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन करूंगा। सपोज मैंने पहले X किया, फिर मैंने Y किया, फिर मैंने सपोज A किया, फिर मैंने B किया। ये एक सेट बन सकता था, एक सेट बन सकता था। दूसरे सेट में सपोज पहले मैंने Y किया, फिर मैंने X किया, फिर मैंने B किया, फिर मैंने A किया। अब ये अलग अलग सेट्स हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? X पहले करना, Y करना, फिर A और B करना, ये एक तरीका है पेपर सॉल्व करने का। Y क्वेश्चन पहले करना, फिर X करना, फिर B करना, फिर A करना, ये अलग तरीका है पेपर करने का। कितने तरीके से मैं पेपर पूरा कर सकता हूं यार? एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। इस तरह के कितने तरीके बन सकते हैं, राइट? तो क्वेश्चन किसका है? परमुटेशन का है। अरेंजमेंट मैटर करता है। पहले क्वेश्चन कौन सा करते हैं, बाद में कौन सा करते हैं, मैटर करता है। बस अब अगर ये आपको समझ आ जाए कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, देन यू कैन जस्ट चूज द फॉर्मूलाज, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जो क्वेश्चन आपने एक बार कर दिया वो तो दोबारा नहीं करोगे ना, दैट इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है? तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए के लिए यू कैन अप्लाई 3P2 एंड देन एंड है, एंड ये भी करना है, और एंड हिंदी वाला और ये भी करना है, ये भी करना है, एंड ये भी करना है। तो बीच में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ही गैस कर पाओ परमुटेशन है, और ये लिख पाओ अगले 10 सेकंड के अंदर अंदर, तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है यार। बिलीव मी, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। बट आपको क्वेश्चन रीड करके यहां तक पहुंचने का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनाना पड़ेगा। दैट विल कम विद प्रैक्टिस।
ठीक है, अब इसको लिखना बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये दिमाग में आधी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। पी है तो आपको पता है 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो नीचे 1 फैक्टोरियल आ गया, ऊपर आ गया 3 फैक्टोरियल। इनफैक्ट आप डायरेक्टली 6 लिख दोगे। मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल नीचे भी आ गया, ऊपर 4 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 4 बाय 3 लिख के बाकी छोड़ दोगे, 2 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 12, तो ये 72 बन गया। क्वेश्चन की स्पीड बनेगी जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लोगे, राइट? समझ आया? क्वेश्चन करना एक्चुअल में ऐसे है, ये पार्ट मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, एक्चुअल में पेपर में क्वेश्चन करोगे तो ये वाला पार्ट करना है सॉल्व। समझ आया श्रेया? Yes, sir. ओके, चलिए, लेट्स जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन, you'll do it. How many ways can 3 ma, again you'll do it, leave it. ओके, 20th क्वेश्चन देखो। रीड करो एक बार, देखो अगर समझ आता तो। So 17th question is visible. कौन सा? 17th. 17th विजिबल है, मैंने एक्चुअली नीचे स्लाइड कर दिया है, 1 मिनट वेट करो। दिखा तो बताना। अच्छा, इसमें दिख रहा है अभी 20th के नहीं? नहीं sir. दोबारा शेयर करता हूँ। अभी बताना। दिखा क्या? नहीं दिखा sir. नहीं दिख रहा? सर मैं ज्वाइन करती हूँ फिर से 1 मिनट. मैं एक बार बंद कर रहा हूँ मीटिंग। हुआ विजिबल?
Yes, sir. चलो 20th क्वेश्चन एक बार रीड करो। इसमें ना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो फंडा हमें इस क्वेश्चन के लिए या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस के लिए चाहिए होता है, दैट इज डिजायर्ड आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन एक्टिविटी दैट इज डिजायर्ड आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। जैसे जैसे probability of obtaining number 3 in a dice roll, that will be 1/6। ये समझ आया? ऑब्टेनिंग नंबर 3 इन अ डाइस रोल। तो एक डाइस के ऊपर अगर एक डाइस रोल करोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 3 आएगा सबसे ऊपर? प्रोबेबिलिटी है 1/6। बेसिकली आपके पास सैंपल स्पेस बन जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये नंबर में से कोई भी नंबर ऊपर आ सकता है ना? तो इसमें से आपको क्या पूछा हुआ है? ऑब्टेनिंग नंबर 3 इन अ डाइस रोल। ठीक है, तो 3 दैट इज 1 बाय total number of outcomes, that is 6. This is your desired outcome and these are your total number of outcomes. So this is how you write probability. I hope इतना बेसिक आपको पता भी होगा probability का। हम मैथ्स में काफी probability डिस्कस करते रहते हैं कई जगह पे। ठीक है, इतना बात क्लियर है? Yes, sir. चलो अब let's see this question। 20th क्वेश्चन एक बार रीड करो। The retirement plan for a company allows employees to invest in 10 different mutual funds. 6 of 10 funds grew by at least 10% over the last year. If Sam randomly selected 4 of the 10 funds, what is the probability that 3 of Sam's funds grew by at least 10% over last year? ठीक है, तो आपके पास टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ फंड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फंड्स कितने हैं? 10 है यार, ये पता लग गया। चूज कितने करते हैं? सैम रैंडमली सिलेक्टेड 4 आउट ऑफ 10 फंड्स। रैंडमली सिलेक्टेड 4 आउट ऑफ 10 फंड्स। ठीक है, तो टोटल आउटकम फॉर सैम इज कि उसने 10 में से 4 फंड्स सिलेक्ट करने हैं। ये क्लियर हो गया। टोटल में से कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, परसेंटेज वाला पार्ट वो मैं अभी आऊंगा, बट हमें पता लग गया कि यार 10 में से 4 फंड सिलेक्ट करने हैं। तो टोटल आउटकम्स कितनी है सैम के लिए? दैट इज दिस। ये पार्ट समझ आया? 10C4 क्यों किया मैंने? कॉम्बिनेशन है, कोई भी 4 सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, वो कैसे अरेंज हो रहे हैं, पहले कौन सा सिलेक्ट करना है, बाद में कौन सा सिलेक्ट करना है, फर्क नहीं पड़ता। पहले किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। बस हमें पता लग गया 10 में से 4 फंड सिलेक्ट करने। वन थिंग इज डन। देन कम्स योर पार्ट जहां पे परसेंटेज मैटर करती है। अब क्या बोल रहे हो कि यार जो 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 ऑफ सैम्स 4 फंड्स ग्रू बाय एटलीस्ट 10% ओवर द लास्ट ईयर। यानी 4 में से 3 फंड्स जो हैं वो 10% से ज्यादा ग्रो किए, एंड एक फंड ऑब्वियसली, क्योंकि उसने टोटल 4 फंड चूज किए हैं 10 में से, वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि 4 में से 3 फंड जो है वो 10% से ज्यादा ग्रो किए, और एक फंड ऑब्वियसली 10% से कम ग्रो करेगा, राइट? और हमें क्या बताया गया है, कितने फंड्स 10% से ज्यादा ग्रो करते हैं? टोटल 10 में से 6 आउट ऑफ 10 फंड्स ग्रू बाय एटलीस्ट 10% ओवर द लास्ट ईयर। समझे? तो 10% से ज्यादा ग्रोथ वाले कितने फंड्स चाहिए सैम को? 3 चाहिए। 10% से ज्यादा वाले टोटल फंड्स हैं कितने 10 में से? यार 6 है ना। और 10% से कम वाले टोटल फंड्स कितने होंगे? यार 4 होंगे। ये पार्ट समझ आया श्रेया? 6
6 of 10 funds grew by at least 10% over the last year. Total funds are 10 different mutual funds are there. 6 of them grew by 10% over the last year. तो 10% से ज्यादा ग्रो करने वाले फंड्स कितने हैं? 6 हैं यार। 10% से कम ग्रो करने वाले फंड्स कितने हो जाएंगे यार? 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल 10 हैं। अब इस टोटल 10 में से उसने कितने सिलेक्ट करने हैं यार? 4 सिलेक्ट करने हैं। समझ आ गया? बस इस चार में भी 3 ऐसे होने चाहिए जो 10% से ज्यादा ग्रो किए और एक ऐसा होना चाहिए जो 10% से कम ग्रो किया। राइट? तो आपके डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट मतलब वो पूछ रहा है कि आपके डिजायर्ड आउटकम क्या हो जाएंगे? यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 3 ऑफ सैम्स 4 फंड्स ग्रू बाय एटलीस्ट 10% ओवर द लास्ट ईयर। यानी 3 फंड्स उसने इस सेक्टर में से चूज करने हैं, राइट? और एक फंड उसने इस सेक्टर में से चूज करना है। एक फंड उसने इस सेक्टर में से चूज करना है, राइट? तो इफ आई राइट डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ सैम, desired outcomes of SAM, that will be equal to 6C3। ये पार्ट समझ आया? 6C3 क्यों लिखा मैंने? समझ आया श्रेया या नहीं? हाँ जी श्रेया, समझ आया? हाँ सर। ठीक है। 6 हैं ऐसे फंड्स जो 10% से ज्यादा ग्रो किए, उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं और एक फंड ऐसा सिलेक्ट करना है जो 10% से कम ग्रो किया। तो कितने हैं ऐसे? 4 हैं यार। कितने सिलेक्ट करने हैं? एक सिलेक्ट करना है। 4C1 ये उसके डिजायर्ड आउटकम्स हैं इन्वेस्ट करने के। टोटल 4 फंड्स में इन्वेस्ट करना था आउट ऑफ 10, तो टोटल आउटकम ये हो गए। उसमें से 3 ऐसे जो 10% से ज्यादा ग्रो करने हैं। टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो 6C3। और एक ऐसा जो 10% से कम ग्रो करता है। टोटल कितने हैं? 4, 4C1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 funds with more than 10% growth and one fund with growth less than 10% is equal to 6C3 dot 4C1 by 10C4। समझ आया श्रेया या नहीं? हाँ जी, ये वाला पार्ट समझा सर। समझा ना? ठीक है, गुड। तो देखो, इसको सॉल्व भी करने के लिए नहीं बोल रहा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया एंड आपने फॉर्मूला लिख लिया तो आपका ऑप्शन दे दिया उसने। ठीक है, सी बी पार्ट इज द ऑप्शन। 6C3 4C1 10C4। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, काफी सिमिलर है। रिटायरमेंट प्लान कंपनी एम्प्लॉइज इन्वेस्ट 10 डिफरेंट, 6 of 10 grew by 10% over the last year. Sam randomly selected 4 of 10. What is the probability that at least 3, this is the only term different from the last question, at least 3। इससे काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्वेश्चन। क्या फर्क पड़ा बताओ पहले तो? एटलीस्ट का मतलब देखो, जब भी एटलीस्ट का मतलब आ जाए ना, मतलब फॉर एग्जांपल एटलीस्ट suppose x, at least x, this means at least means x or more than x, more than x। ठीक है, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इस एटलीस्ट का मतलब कम से कम x। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कोई एग्जाम हुआ तो मैंने कहा यार कम से कम 40 नंबर आने चाहिए।
राइट। कम से कम 40 नंबर मतलब यार 40 से लेके 100 नंबर का सपोज एग्जाम था, मैंने कहा यार कम से कम 40 नंबर आएंगे तो आप पास हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हु ऑल आर पासिंग द एग्जाम, तो आप बोलोगे ना यार 40 से लेके 100 नंबर तक जितने भी आते हैं इंक्लूडिंग 40 वो सारे क्या है, पास है, राइट। तो एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया कि यार कम से कम, तो वो नंबर और उससे ज्यादा वाले सारे नंबर, ठीक है। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी हमें कि एटलीस्ट का मतलब वो नंबर और उससे ज्यादा वाले नंबर। अब बाकी क्वेश्चन सेम है, यानी यानी टोटल टोटल आउटकम्स अभी भी सेम है, दैट इज 10C4 कि अभी भी उसने क्या करना है, अभी भी सैम रैंडमली सिलेक्टेड 4 ऑफ द 10 फंड्स, अभी भी सेम है। What is the probability that at least 3 of the Sam's 4 funds grew by at least 10% of the last year? यानी दो केस बनेंगे, एटलीस्ट का मतलब तीन तीन फंड्स 10% से ज्यादा ग्रो किए, और चार फंड्स जो उसने सिलेक्ट किए, चार फंड्स 10% से ज्यादा ग्रो किए। एटलीस्ट 3 का मतलब 3 और मोर देन 3, तो टोटल कितने हैं, 4। तो यहाँ तो तीन फंड्स आउट ऑफ 4, 3 फंड्स ग्रू मोर देन 10%, या आउट ऑफ 4 ऑल 4 फंड्स ग्रू मोर देन 10%। दिस इज व्हाट दिस वर्ड एटलीस्ट मींस, ठीक है। तो अगर तीन फंड्स 10% से ज्यादा ग्रो किए तो पिछला केस बन गया 6C3 डॉट 4C1, ठीक है। ये कौन से थे, ये थे ये कौन से थे, दीज आर जो 10% से ज्यादा ग्रो किए, ये कौन से थे, जो 10% से कम ग्रो की, वो वाले फंड्स, ठीक है। तो तीन फंड 10% से ज्यादा ग्रो किए, एक फंड 10% से कम ग्रो किया, तो ये केस बन गया। और और का मतलब मैंने आपको बताया था, जहां पे भी और आएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। और ऑल 4 फंड्स ग्रू मोर देन 10%, तो 10% से ज्यादा ग्रो करने वाले फंड्स टोटल थे कितने यार, ये वाला केस था ना, ये वाला केस 6 थे, राइट। तो 6 ऐसे टोटल फंड्स हैं जो 10% से ज्यादा ग्रो किए, और सारे के चारों के चार फंड्स जो सैम सेलेक्ट करता है वो सारे 10% से ज्यादा ग्रो करते हैं। तो हम किस में से सिलेक्ट कर रहे हैं, 6C4, दैट्स इट, ये वाला केस। these are the desired outcomes. समझ आया श्रेया? आ रहे सर थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीजें भूल जाएंगी बहुत ज्यादा जल्दी से, ठीक है। ये नोट्स बना रहे हो, साथ साथ स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले रहे हो? हाँ सर। हाँ, इसको पढ़ना साथ ही यार, नहीं तो मैं इस पे PNC पे टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ बिकॉज आई नो कि ये खुद से पढ़ने में कंफ्यूजिंग होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हमें समझ आ गए। एटलीस्ट का मतलब 3 या 3 से ज्यादा, तो टोटल है कितने, 4। तो या तो 3 ऐसे होने चाहिए जो 10% से ज्यादा है, या 4 ऐसे होने चाहिए जो 10% से ज्यादा ग्रो किए। तो 3 जब 10% से ज्यादा ग्रो करते हैं मतलब एक 10% से कम ग्रो करेगा। तो 6 टोटल हैं जो 10% से ज्यादा ग्रो करते हैं, उसमें से 3 चुनने हैं, और 4 ऐसे हैं जो 10% से कम ग्रो करते हैं, उसमें से एक चुनना है। और दूसरा केस क्या है, चारों के चारों 10% से ज्यादा ग्रो करते हैं, तो हमने 6 में से जो 10% से ज्यादा ग्रो किए उसमें से ही 4 सिलेक्ट कर लिए, 10% से कम ग्रो करने वाला हम कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डिजायर्ड आउटकम, तो आपकी जो डिजायर्ड यहाँ प्रोबेबिलिटी है ऑफ एटलीस्ट 3 ऑफ सैम्स 4 फंड्स ग्रू एटलीस्ट 10%, दैट विल बी this 6C3.4C1 plus 6C4 by 10C4. This will be your required probability. And again क्वेश्चन में देखो आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला उसने, this is the answer. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार। जब आप SSC वगैरह के पेपर लिखते हो, बैंकिंग के पेपर लिखते हो, तो आपको
मतलब इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट साथ में डाटा भी होता है, मतलब आपको सॉल्व करके यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर वगैरह देना पड़ सकता है ना। चलो ये तो कर लोगे, एक्यूमेन को रीअरेंज करना है, दैट यू कैन डू। देखो ये क्वेश्चन जो अल्फाबेट्स को अरेंज करने वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये भी 2-4 क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएंगे। सो मंडे को हमारा लास्ट लेक्चर है क्या? हाँ, मंडे को वी आर हैविंग अ लास्ट लेक्चर। बेसिकली 15 लेक्चर्स वर शेड्यूल्ड ओनली ना, ठीक है। लेकिन सर वर्बल एबिलिटी का भी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है। अभी तो इसका भी बहुत बाकी है, इसका भी अभी Yes, sir. अभी ने प्रोबेबिलिटी टच नहीं किया, अभी मैंने आपका नंबर सिस्टम टच नहीं किया। नंबर सिस्टम ही सिर्फ इट विल टेक 4-5 क्लासेस ओनली, मैंने तभी टच तो नहीं आप किया। एक बार बात करके देखो ना सर से, मैंने बात किया है लेकिन हाँ, वो नहीं नहीं आई थिंक डिलीवर वो यार, एक्सटेंड करना। इट्स नॉट लाइक कि वो कोई स्केड्यूल ऐसे है, वो आपके कॉलेज की तरफ से स्केड्यूल ऑफर था, राइट। दिस वाज लाइक 15 days of 30 hours for verbal, 30 hours for DILR and 30 hours for quant। ये बेसिकली कैट का मॉड्यूल था, ये तो सिर्फ आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो मैंने इसको कंप्लीटली जीआरई पे शिफ्ट कर दिया है ना। अदरवाइज ये वैसे कैट का मॉड्यूल था ऑफिशियली जो हमें ऑफर हुआ था, है ना। वो तो फिर यू वर द ओनली वन ज्वाइनिंग एंड यू वर इंटरेस्टेड इन जीआरई, तो मैंने इसको कंप्लीटली फिर जीआरई पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अदरवाइज ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैट में थोड़ी आते हैं इतने इजी, कैट में इससे काफी ज्यादा लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डोंट वरी यस अबाउट सर। दैट। देखो अगर तो आपको जीआरई पे फोकस करना है ना, जीआरई पे फोकस करना है, व्हाट आई विल डू इज, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, यू टेक्स्ट मी। मैं अभी, चलो अभी नहीं भेजूंगा मटेरियल, अभी देखो अभी भेज दूंगा तो आप तैयारी करोगे भी नहीं। जब आप ऑफिशियली पेपर मन बनेगा ना आपका, अभी आपके फाइनल्स आ जाएंगे, फेब में है पेपर, कब है? सर जून में। जून में है? यस सर। अच्छा, अभी फिर एमएसटीज होंगे आपके, है ना। यस सर। ठीक है, तो देखो जब भी आपको एमएसटीज दे दो, मेरे को एक बार एमएसटीज खत्म हो जाए मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको ना इतना कंटेंट भेज दूंगा कि उस कंटेंट से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर की तैयारी करने के लिए, ठीक है। अभी भी देखो ये बुक ही हमसे खत्म नहीं, मैं आपको सिर्फ बुक पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये बुक ही अगर आप पढ़ लो तो आपका सारा क्वांट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको वर्बल का भी भेज दूंगा बहुत सारा मटेरियल, ठीक है। इनफैक्ट आई ओके सर। ट्राई टू फाइंड, मेरे पास पड़ी हुई थी वीडियो लेक्चर्स, मेरे को अगर वीडियो लेक्चर्स मिल गए ना तो आई सेंड यू दी वीडियो लेक्चर्स। वो फिर वीडियो लेक्चर्स इस तरह के होंगे कि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका सारा जीआरई का मॉड्यूल कवर करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आई जस्ट सेंड इट टू यू, ठीक है। वो आप तैयारी कर लेना, मतलब मैं आपको इतना मटेरियल भेज दूंगा जीआरई का कि आपको फिर कहीं और से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके सर। राइट। बट ये क्लासेस एक्सटेंड करना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, क्योंकि दिस वाज अ मॉड्यूल गिवन बाय योर कॉलेज, है ना, तो वो बड़ा एक फिक्स सा मॉड्यूल था, राइट। तो वो तो खत्म करना ही था 31st को के पहले पहले, एंड इट वाज फिक्स्ड के 15 क्लासेस करनी है तीनों मॉड्यूल्स की, बढ़ा कम नहीं कर सकते थे, है ना। इनफैक्ट जैसे यू आर दी ओनली वन ज्वाइनिंग, है ना, जिस दिन आप ज्वाइन नहीं करते हो वो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है ना। आई रन दी क्लास फॉर लाइक 30-40 मिनट्स एंड देन आई क्लोज इट, तो वो भी कंसिडर होती है क्लास, बिकॉज इट इज वेरी ऑफिशियल, ठीक है। कोई बात नहीं, इट्स नॉट लाइक आपको एटलीस्ट एक इंट्रोडक्शन मिल गया जीआरई का, है ना। बाकी कोई दिक्कत होगी, यू हैव माय नंबर ना, यू कैन टेक्स्ट मी दी प्रॉब्लम, वो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा आपकी, कभी दिक्कत होगी, ठीक है। मैम भी मतलब वो होते हैं, अवेलेबल होते हैं, मैम से भी बात करनी होगी, मैं करा दूंगा आपकी, ठीक है, वर्बल वाले। ठीक है सर। चलो अब ये कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड हैं। जैसे मैंने आपसे पहले पूछा है ना, देखो अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। वैसे तो प्रोबेबिलिटी जब करते हैं तो ये क्वेश्चन वैसे ही बड़े इजीली दिखने लग जाते हैं। कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फोर्थ टॉस वुड टर्न अ हेड? फोर्थ टॉस वुड टर्न अ हेड, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, अपने टोटल आउटकम्स बना सकते हैं। टोटल आउटकम्स क्या है? अच्छा नहीं, टोटल भी नहीं बनाने पड़ेंगे ना। देखो टोटल तो तब बनाने पड़ते हैं अगर वो पांचों टॉस में कुछ डिजायर्ड आउटकम मांग रहा होता। क्वेश्चन बड़ा इजी कर दिया उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फोर्थ टॉस
अब देखो, आपने पहली बार कॉइन उछाला, दूसरी बार उछाला, तीसरी बार उछाला और फोर्थ टाइम उछाला, तो पहले 3 बार जो आपने टॉस किया, क्या वो फोर्थ टाइम पे कोई इफेक्ट डाल रहा है? नहीं यार, ऑब्वियसली पहले चाहे हेड आया हो टेल आया हो, हमें फर्क नहीं पड़ता पहली दूसरी तीसरी बार, राइट? फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम चाहे हेड आया हो टेल आया हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ टाइम जब हम टॉस करेंगे तो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, वो डिपेंड नहीं करता पिछले या बाद वाले इवेंट्स पे, राइट? तो बेसिकली ये बोल तो रहा है 5 बार टॉस किया, बट वो सिर्फ फोर्थ टॉस की बात कर रहा है, मतलब वो सिंपल एक टॉस की बात कर रहा है, ठीक है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फोर्थ टाइम हम टॉस करेंगे उसमें हेड आ जाए? तो टोटल आउटकम कितने होते हैं एक कॉइन के? टोटल आउटकम दैट इज आइदर हेड और टेल, तो 2 आउटकम होते हैं यार, ठीक है? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए? दैट इज 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। समझ आया? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा मैं डिफरेंट क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। एक बॉयज गर्ल्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफी रिपीट होता है। ये क्वेश्चन देखो, 35th दिख रहा है क्वेश्चन 35th या नहीं? अभी दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? चलो इसमें क्या है, in how many ways can 5 boys and 4 girls be arranged in a line so that there will be a boy at the beginning and at the end? तो आपने 9 पोजीशंस को अरेंज करना है। 9 पोजीशन अरेंजमेंट है, तो देखो अरेंज्ड वर्ड से हमें पता लग जाता है परमुटेशन है, ठीक है? और हमें इनको अरेंज करना है। तो पहली पोजीशन फिक्स होगी बॉय है, लास्ट पोजीशन फिक्स होगी बॉय है, ठीक है? तो बॉयज कितने बचे हमारे पास? 2 पोजीशन फिक्स होगी, टोटल पोजीशंस कितनी थी? 9। तो कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पोजीशंस बची है, राइट? अब इन 7 पोजीशंस के लिए हमारे पास 3 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, ठीक है जी? तो पहले तो इन 7 पोजीशंस को अरेंज कर लेते हैं, राइट? तो इन 7 पोजीशंस को अरेंज करने के लिए कितने लोग हैं टोटल? दैट इज 7। तो 7p7 इन पे आ जाएगा 7p7, किसी भी तरह अरेंज कर लो। और फिर फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन के लिए आपने बॉयज चूज करने थे, 2 बॉयज चूज होने हैं, कितने में से? 5 बॉयज में से। तो दिस विल बी 5p2, कोई भी हो सकते हैं ना, ये कोई फिक्स थोड़ी करेंगे कौन से बॉयज हैं, राइट? तो आपके पास बेसिकली ये आ गया। पहले तो आप 5 में से 2 बॉयज की ड्यूटी लगा दोगे फर्स्ट एंड लास्ट पे, एंड बाकी की 7 पोजीशंस आप अरेंज कर दोगे बचे हुए 7 लोगों के साथ। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट? दिस विल बिकम 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, दिस विल बिकम 7 फैक्टोरियल, this becomes 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल डॉट 7 फैक्टोरियल। इसी में आंसर पूछा हुआ है, देखो ये सी पार्ट। समझ आया कैसे किया मैंने? फर्स्ट पोजीशन को
एंड 9th पोजीशन को मैंने अलग से अरेंज किया, तो मेरे को दोनों पे बॉयज चाहिए। बॉयज हैं कितने? 5। 5 में से कितने चूज करने हैं? कोई 2 बॉयज मेरे को यहाँ पे रखने हैं और उनका परमुटेशन आ गया ये 5p2। फिर मेरे को बची हुई 7 पोजीशंस के लिए ये बचे हुए 7 लोगों के साथ अरेंज करना था, तो दैट विल बी 7p7। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आंसर बन गया। समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, थर्टी 9th दिख रहा है? हाँ सर। करो एक बार आंसर दो अगर दे सकते हो तो। हाँ जी, लगा पता? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ेगी ना, आंसर एग्जैक्ट निकालना है। हो रहा है या करूं? So I think option B is right. ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली? B for Bombay. बी फॉर बॉम्बे, गुड यार, इट्स द राइट आंसर। बुक में से तो नहीं देखा? No, sir. चलो ग्रेट। तो बेसिकली कैसे किया बता सकते हो? मतलब बेसिक फॉर्मूला क्या क्रिएट किया परमुटेशंस में? ऑड इवन में बना लेते हैं ना। बेसिक से समझाऊं आपको तो वी कैन जस्ट क्रिएट लाइक दिस। ठीक है, ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं यार, आपके पास 4 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं। दो पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं बॉयज से स्टार्ट कर लूं या फिर पॉसिबिलिटी है कि मैं गर्ल्स से स्टार्ट कर लूं। ठीक है जी, अगर मैंने बॉयज को स्टार्टिंग में बिठा दिया तो बॉयज यहाँ आ जाएंगे से B1, B2, B3, B4, है ना। और इस केस में गर्ल्स यहाँ से आ जाएंगी G1, G2, G3 एंड G4, राइट। और अगर मैंने गर्ल से स्टार्ट किया तो इट विल बी G1, G2, G3, G4 एंड बॉयज विल बी हियर B1, B2, B3, B4, राइट। अब
एक तो ये पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी, एक परमुटेशन यहां पे लग सकती है, एक परमुटेशन यहां पे लग सकती है, राइट? ठीक है, यानी कहने का मतलब एक बार मैं परमुटेशन लगा सकता हूं इन रेड पोजीशंस पे, यानी ऑड पोजीशंस पे, एंड फिर एक बार मैं परमुटेशंस लगा सकता हूं इवन पोजीशंस पे, राइट? तो अगर मैं इस केस को सॉल्व करूं, सिर्फ इस केस को सॉल्व करूं, तो एक बार रेड पोजीशंस पे परमुटेशन लगेगी, दैट विल बी 4p4। ठीक है, बॉयज रेड पोजीशन पे बैठे हैं, तो 4 पोजीशंस पे 4 बॉयज को अरेंज करना है 4p4, एंड देन देयर विल बी गर्ल्स, दैट इज 4p4, राइट? और यहां पे हमने ब्लैक पे बॉयज को बिठाया एंड रेड पे गर्ल्स को बिठाया, यहां पे भी क्या आएगा 4p4.4p4। ठीक है, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, या तो ये वाला केस या फिर ये वाला केस, दोनों के बीच में क्या है, और है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है। बॉयज की अरेंजमेंट एंड गर्ल्स की अरेंजमेंट, यहाँ पे गर्ल्स की अरेंजमेंट एंड बॉयज की अरेंजमेंट, और आपस में क्या है, ये और यहाँ तो पहले बॉयज अरेंज होंगे गर्ल्स इवन पे, ये सपोज इवन पोजीशंस हैं, ये सपोज ऑड पोजीशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ तो पहले बॉयज अरेंज होंगे एंड फिर गर्ल्स अरेंज होंगी, या फिर पहले गर्ल्स अरेंज होंगी फिर बॉयज अरेंज होंगे। दोनों के केस में बेसिकली दिस विल बी 2 टाइम्स 4p4.4p4। ये आपने सॉल्व करना है। 4p4 जब आप सॉल्व करोगे दिस विल बिकम 4 फैक्टोरियल ओनली। 4 फैक्टोरियल हमने स्टार्टिंग में याद किया था, दैट विल बी 24.24/2 ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको डबल कर सकते हो, इसको 4 कर दोगे तो ये, या इसको सपोज, हाँ चलो 4 कर दो तो इसमें से एक हाफ हो जाएगा। ठीक है, या अगर डायरेक्टली मतलब यू कैन सी द आंसर हियर, मतलब दिख जाएगा आपको आंसर। ठीक है, फिर से इसको डबल कर दो, 8 कर दो तो ये फिर से हाफ हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आपको आंसर थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, दिस विल बी 1152, आंसर आपने सही निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें ना ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, देखो पीएनसी के क्वेश्चन वैसे ही ज्यादा दे रखे हैं और इसके बाद इनके आंसर्स भी दे रखे हैं। तो ट्राई करना एक बार, अगर आप क्वेश्चंस जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे ना, तो मेक श्योर कि आप शायद जो भी आप चैप्टर उठा रहे हो उसको बीच में मत छोड़ना। देखो चैप्टर की सबसे पहले क्या करना है, आपने थ्योरी पढ़नी है। आई ट्राई कि अगर मैं आपको वीडियो लेक्चर्स भेज पाया तो सबसे पहले फिर उसके वीडियो लेक्चर्स देख लेना, वीडियो लेक्चर्स देख के थ्योरी पढ़ के उसके नोट्स बना लेने आपने। ठीक है, नोट्स बना लेने हैं। नोट्स बनाने के बाद साथ ही जिस चैप्टर के नोट्स बन जाएंगे, साथ ही उसके आपने करने हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मैं 1-2 बुक्स भेजी हैं, और भी मिल जाएंगी आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपने क्या करना है, उसके फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। फ्लैश कार्ड्स क्या होता है, जिसपे डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखे जाएंगे टू बी यूज्ड इन क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके बनते जाएंगे हर चैप्टर के। जैसे ये सारे चैप्टर्स के बन जाते हैं, फिर आपने क्या करना होता है, फ्लैश कार्ड्स को रिवाइज किया, टेस्ट लगा दिया। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स एंड टेस्ट, ये कॉम्बिनेशन आपका चलता रहेगा। जैसे आपने एक दिन बैठ के सारे फ्लैश कार्ड रिवाइज किए, शाम को उसका टेस्ट लगा दिया पूरे सिलेबस का, फिर मे बी एक दिन ब्रेक ले लिया, फिर फ्लैश कार्ड्स एक दिन बैठ के रिवाइज किए, फिर टेस्ट लगा दिया। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड्स बनने में एक बार टाइम लगेगा। दिस मे टेक, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना टाइम कॉलेज के साथ दे रहे हो या इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हो जीआरई के लिए, दिस मे टेक 1 month to maybe 3 months 4 months, बट मेक श्योर कि ये प्रोसेस आप किसी चैप्टर का ब्रेक ना करो। चाहे आप हफ्ता लगा के एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो, बट मेक श्योर कि ये पूरा चैप्टर खत्म करके फिर ब्रेक लो। अगर फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम आ रहे हैं तो नया चैप्टर स्टार्ट मत करो,
चैप्टर तब स्टार्ट करो जब आप उसे पूरा खत्म कर पाओ। पूरा खत्म करने का मतलब वीडियो लेक्चर्स, थ्योरी पढ़ने के बाद नोट्स बना के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसके फ्लैश कार्ड्स बना लिए। ये सारे स्टेप्स आप एक चैप्टर के जब फॉलो कर लोगे, फिर देन यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट चैप्टर। ये ध्यान देना, नोट्स बनाने के बाद फ्लैश कार्ड नहीं बनाने, क्वेश्चन करने के बाद फ्लैश कार्ड बनाने हैं। अगर आप नोट्स के बाद फ्लैश कार्ड बनाओगे तो फ्लैश कार्ड में सब कुछ लिख दोगे जो नोट्स में लिखा होगा, राइट? क्वेश्चन करने के बाद आपको एग्जैक्टली जैसे अब मैं पी एंड सी के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आपको कहूं कि यार फ्लैश कार्ड बनाओ, तो मेरा ख्याल 2 या 3 फ्लैश कार्ड से ज्यादा नहीं बनेंगे यार। फ्लैश कार्ड में क्या आ जाएगा यार? फ्लैश कार्ड में सिर्फ और सिर्फ नोट्स में हमने जो पढ़ा था, ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, फोर्थ फॉर्मूला आ गया, एंड मे बी अगर आपने सर्कुलर वाला फॉर्मूला ऐड करना है, सर्कुलर क्वेश्चन कम आते हैं बट स्टिल सर्कुलर वाला फॉर्मूला ऐड करना है तो सर्कुलर वाला आ गया, ठीक है? तो आई थिंक मे बी एक फ्लैश कार्ड पे ये सारे फॉर्मूलाज आ गए, और फिर दूसरे फ्लैश कार्ड पे आपने थोड़ी सी ट्रिक्स लिखनी स्टार्ट कर दी, जैसे प्रोबेबिलिटी वाली कोई ट्रिक, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने स्टार्ट हुए तो वो लिखने स्टार्ट कर दिए। तो आई थिंक 2 फ्लैश कार्ड्स विल बी सफिशिएंट फॉर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बट ये कब पता चलेगा? जब आपने क्वेश्चन लगा लिए उसके बाद कि यार यही यूज होता है फॉर्मूला, या डायरेक्टली ये यूज होता है, या डायरेक्टली ये यूज होता है, ठीक है? अब ऑब्वियसली अगर आप नोट्स पढ़ने के बाद फ्लैश कार्ड बनाते तो मे बी आप फैक्टोरियल की एक्सपेंशन फ्लैश कार्ड पे लिख देते, है ना? या फ्लैश कार्ड पे और क्या लिखा जा सकता है कि डायरेक्ट वैल्यूज, जैसे 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल 24 है, राइट? 5 फैक्टोरियल इज आई थिंक 720 समथिंग लाइक दिस। तो ये आप इस तरह से फ्लैश कार्ड्स थोड़े से लिख सकते हो। नहीं, 6 फैक्टोरियल इज 720, राइट? तो ये पैटर्न आप करना स्टार्ट करोगे, वीडियोस, then theory, notes, self notes, then your questions, then your flashcards, ठीक है? इसके बाद फिर आप जब चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, then you just have to read the flashcards and then you just have to keep on testing yourself, ठीक है? बाकी परसों के लेक्चर में I'll see कौन सा टॉपिक कवर करवाना है, उसके बाद भी I'll be available on WhatsApp. You can just WhatsApp me your problems, your doubts. I'll keep on sending the solutions, not an issue. ठीक है? And I'll make sure कि मैं आपको इतना enough material भेज दूंगा कि आपकी तैयारी उस मटेरियल से हो जाएगी, ठीक है? Okay, sir. चलिए, that's all, Shreya. We'll meet on Monday now. Thank you, sir. Fine. Okay.